इद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम छीन टपाके डमडम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस दूसरे पड़ाव में, जहाँ पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट कैसे आता है तुम्हारे पास। तो ऑडिट का काम शुरू करने के लिए तुमको सबसे पहले रोड पे जाके चिल्लाना होगा, ऑडिट ले लो, एश्योरेंस ले लो। ऑडिट 60 रुपये किलो, एश्योरेंस 50 रुपये किलो। ऑडिट ले लो। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है भाई तुमको। तो तुमको है ना, ऑफिस में जाके बैठना है और क्लाइंट कंपनी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। कैसे आ जाती है? देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी है, एक कंपनी है। ये जो कंपनी है ना, एक कंपनी तुम्हारे पास आ जाएगी। किसके पास आ जाएगी? सीए के पास आ जाएगी। और बोलेगी, सीए साहब, सीए साहब, आप क्या करो, आप हमारे कंपनी का ऑडिट करो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करो। हम बोलेंगे ठीक है, हम तो कर लेंगे, लेकिन भाई बोलो पैसा कितना लोगे, पैसा कितना दोगे, पैसा कितना दोगे वो तो बताओ। कंपनी बोलते कितना चाहिए, जितना चाहिए उतना देंगे, आप बस है ना ऐसा ऑडिट करके दे दो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है फिर आ जाओ। ऐसे नहीं होता है दोस्त, ऐसे भी नहीं होता है। तो कैसे होता है? जैसे ही कंपनी एक सीए के पास आती है, तो एक चीज़ करती है, वो एक चीज़ लेकर आती है। क्या लेकर आती है? ऑफर लेटर। ठीक है, एक ऑफर लेटर लेकर आती है। ये ऑफर लेटर क्या है? जैसे ही तुम जॉब के लिए जाते हो, और जहाँ पे वो ज्वाइन करोगे, इंटरव्यू देने के बाद वो क्या करते हैं, तुमको ऑफर लेटर देते हैं। तो उसमें वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे आप हमारी कंपनी को ऑडिट करो, आपको इतना फीस मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा, वो सब करके एक रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम आओ और हमारा ऑडिट करो। अब यहाँ पे सीए की जिम्मेदारी कुछ आती है। क्या आती है? देखो, सीए डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तो सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग वो क्या करेगा, सबसे पहले वो कंपनी को अंडरस्टैंड करेगा, कंपनी का अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके ऑपरेशन का अंडरस्टैंडिंग लेगा। जो दूसरी बात है, दूसरी बात वो क्या करेगा, दूसरी बात आती है यहाँ पे ऑडिट की लैंग्वेज आ रही है दोस्तों। क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। क्या बोला मैंने, क्या बोला? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी? मतलब क्या? हम यहाँ पे एसक्यूसी पढ़कर आए हैं, और एसक्यूसी में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जब भी क्लाइंट तुम्हारे पास काम लेकर आता है, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो वहाँ पे तुमको कुछ कुछ देखना होता है। क्या क्या देखना होता है? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, याद आया कुछ? फिर कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम या फर्म, फिर इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करता है क्या, और उसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर क्या हुए थे, उस वो इंटीग्रिटी में क्या क्या देखना पड़ता है, वो सब डिटेल में तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड तीसरी बात जो आती है, तुमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट किसको करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिसने पहले ऑडिट किया है, पहले किसी ने ऑडिट किया रहेगा ना, तो उसको तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आती है। पहला वाला क्या है? पहला वाला अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तुमको। फिर कुछ एक्सेप्टेंस वाले परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको? प्रीवियस ऑडिटर को, प्रीवियस जिसने पहले काम किया है उसको तुमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये जब तुम कर लोगे, जब तुम असेस कर लोगे कि क्लाइंट का इंटीग्रिटी देखोगे कि क्लाइंट सही है, उसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, उसने ये नहीं किया है, प्रीवियस ऑडिटर ने ऐसे छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, उसका रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं कर रहा, कंपनी उसके पास क्यों नहीं जा रही है, ये सब चीज़ें देखने के बाद तुम क्या करोगे? तुम आओगे, फिर बोलोगे जी हाँ, अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है तो क्या बोलेंगे? जी हाँ, हम आपका ऑडिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ कंडीशन है, हमारे कुछ टर्म्स है। वो टर्म्स को क्या बोलते हैं हम? वो बोलते हैं उसको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्यों? ये ऑडिट क्या है? ये तुम्हारा एंगेजमेंट है। इसको हम बोलेंगे, तो हमको एंगेजमेंट में जाने से पहले
हमारे कुछ टर्म्स को आपको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ पे भेजेंगे? ए भेजेंगे। ये कौन भेजेगा? ए भेजेगा सीए। किसको भेजेगा? कंपनी को भेजेगा। किस में भेजेगा? एंगेजमेंट लेटर। मतलब ये क्या है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है ना, वो तुम्हारे किस में जाएंगे? वो जाएंगे तुम्हारे एंगेजमेंट लेटर में, ठीक है। मतलब एंगेजमेंट लेटर में तुम क्या करोगे? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को तुम उसको भेजोगे। किसको? कंपनी को भेजोगे। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे कैसे चीज़ें आती है, क्या क्या होता है, इसको तो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट लेटर वगैरह क्या होता है, इसको तो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे ही तुम उसको एंगेजमेंट लेटर भेजते हो, उसमें सारी चीज़ें तुम क्लियर कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम क्लियर कर देते हो। और वो चीज़ें क्लियर करने के बाद तुम बोलते हो कि ये जो एंगेजमेंट लेटर है ना, उसको तुम क्या करो? साइन करो और हमको वापस भेज दो, ठीक है। इसको तुम साइन करो और हमको वापस भेज दो कि तुमने एक्सेप्ट किया है, या हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, ये तुमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट लेटर किसको जाता है? ये एंगेजमेंट लेटर जाता है कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी? फिर उसको साइन करेगी, एंड साइन करके ऑडिटर को फिर ये एंगेजमेंट लेटर कंडीशंस एक्सेप्ट करके क्या करेगी? वापस करेगी। वापस किसको करेगी? वापस सीए को देगी कि भाई तुम्हारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमको एक्सेप्ट है। ये रहा तुम्हारा एंगेजमेंट लेटर, वापस ले लो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात समझनी पड़ेगी तुमको। जब ये सब सिचुएशन आ जाती है, तो पहले ऑफर लेटर आता है, फिर एंगेजमेंट लेटर जाता है, और एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट होकर आता है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑडिट क्या होता है? यहाँ पे ऑडिट होता है तुम्हारा स्टार्ट। तो यहाँ से ऑडिट होगा तुम्हारा स्टार्ट। यहाँ से ऑडिट की होने जा रही है शुरुआत। यहाँ से हो जाएगी तुम्हारे ऑडिट की शुरुआत। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट में क्या आता है? तुम क्या करोगे? सबसे पहले ऑडिट की प्लानिंग करोगे, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे? सबसे पहले ऑडिट की प्लानिंग करोगे, ठीक है। अभी प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले ना तुमको इसमें तुमको देखना पड़ेगा, ये जो कंपनी है, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको तुमको अच्छे से देख के, कंपनी के बारे में अच्छे से जान के, सबसे पहले तुमको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। कौन सी दो चीज़ें करनी पड़ेंगी? सबसे पहले तुमको रिस्क को असेस करना पड़ेगा। अभी ये रिस्क कंसेप्ट क्या है, रिस्क क्या चीज़ है, इसको समझो तुम, ठीक है। इसको डिटेल में हम अगले चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में 3A में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझो अभी कि ये ना, रिस्क मतलब क्या? गड़बड़। तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है क्या। तुमको क्या देखना पड़ेगा? क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ है क्या? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है, ये अमाउंट यहाँ पे चेंज हुआ रहेगा, कुछ 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 भी हुआ रहेगा। तो क्या आपको रिस्क यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या? और अगर रिस्क है ना, तो उसका मटेरियलिटी भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर गड़बड़ है ना, अगर गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ की पॉसिबिलिटी कितनी है, गड़बड़ के चांसेस कितने हैं, ये तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ कितनी बड़ी है, या कितनी बड़ी कितनी छोटी हो सकती है। मतलब अगर तुमको मतलब तुमने देखना है कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे जो सेल है ना, जहाँ पे टर्नओवर है ना, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, तो वहाँ पे क्या होगा? रिस्क होगा। और फिर तुमको देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट 10 करोड़ का है। तो अगर 10 करोड़ के प्रॉफिट में अगर मुझे 10 लाख का अगर गड़बड़ मिल जाती है ना, तो मेरे लिए ठीक है। मतलब मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करूँगा। ये ओपिनियन वगैरह क्या है, आपको आगे जाके समझेगा, ठीक है। तो ये हम अभी डिसाइड करेंगे कि इसमें मटेरियलिटी कितनी रखनी है, रिस्क कहाँ पे हो सकता है ज़्यादा, रिस्क कहाँ पे कम हो सकता है। ये थोड़ा हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में दो चीज़ें आती है। प्लानिंग में फर्स्ट थिंग आती है, वो है तुम्हारा क्या? वो है तुम्हारे ऑडिट की स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो तुम्हारे प्लानिंग में आती है, फर्स्ट थिंग इज ऑडिट की स्ट्रैटेजी, एंड सेकंड थिंग जो तुम्हारे प्लानिंग में आती है, वो है तुम्हारा ऑडिट का प्लान, ठीक है। सेकंड थिंग इज तुम्हारा
ऑडिट का प्लान। अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है एंड प्लान क्या है, इसको डिटेल में हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि आपको प्लानिंग करना है, सीए फाइनल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीए फाइनल का बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, ये क्या है, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुमने एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। और यहाँ पे अगर आपने फिक्स कर लिया, मानो बोथ ग्रुप देना है, तो उसके आगे तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है, किस एरिया को तुमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, कहाँ पे कम देना पड़ेगा, कितने टेस्ट सीरीज देने पड़ेंगे, इसको हर एक को तुम डिटेल में जो बनाते हो ना, वो है तुम्हारा प्लान। तो प्लानिंग में तुमको क्या करना पड़ेगा, सीधा स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले प्लान करना है। हाँ, तो हमने पहले रिस्क देखा, किधर गड़बड़ हो सकती है, कितनी गड़बड़ हो सकती है, कितनी चीज़ों पे तुमको ध्यान देना है। उसके बेसिस पे तुमने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमको ऑडिट ऐसे करना है, और फिर उसका डिटेल में प्लान बना दिया। तो हमने पहले प्लानिंग करी। अभी जब तुम प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग अकेला नहीं होता है, तो क्योंकि ये तो तुमने किया, लेकिन काम कौन करेगा, काम तुम्हारे ऑडिट टीम, एंगेजमेंट टीम करेगी, जो तुम्हारे अंडर है वो लोग करेंगे। तो वो कैसे काम करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं होगा, उनको चीज़ें समझेंगी नहीं। तो उनको है ना एक रोड मैप देना पड़ेगा, उनको है ना दिशा देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ पे जाके चेक करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। तो वो जो उनको दिशा दोगे तुम, वो जो उनको गाइड करने के लिए कुछ चीज़ करोगे ना, वो चीज़ है ऑडिट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम क्या है, एक प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक प्रोग्राम जो है ना, एक प्रोग्राम डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट को तुमको बनाना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा कि देख भाई क्या होता है, जैसे कि शेयर कैपिटल तुमको चेक करना है ना, तो इसमें ये चीज़ें चेक करनी है, तुमको लोन चेक करना है, ये चीज़ें चेक करो, फिक्स एसेट चेक करना है, ये चीज़ें चेक करो। ऐसे एक प्रोग्राम बना के दोगे, और उसके बाद होता है ऑडिट का एग्जीक्यूशन। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और वो चीज़ें चेक करेंगे, कौन, तुम्हारा एंगेजमेंट टीम वगैरह वो चीज़ें चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन आता है ना, यहाँ पे तुमने प्लान वगैरह किया, यहाँ पे हमने बात क्या करी थी, तुमको रिस्क असेस करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा और ऑडिट ख़त्म करेगा, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अगर तुमने एक बार प्लान किया, तो इसको तुमको समझना पड़ेगा कि तुम क्या करते हो, तुम रिस्क असेस करते हो, मटेरियलिटी फाइंड करते हो। अभी जो रिस्क और मटेरियलिटी जो है ना, रिस्क एंड मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट है ना तुम्हारा, रिस्क एंड मटेरियलिटी का, ये तुम्हारा 3A चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो कि कंपनी में हर जगह पे रिस्क होता है, ठीक है, हर जगह पे रिस्क होता है। जैसे कि तुम अगर घर पे बैठे हो और तुमको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ हूँ, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप सेफ हो, लेकिन वहाँ पे रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है, शॉर्ट सर्किट होके आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एरोप्लेन आके तुम्हारे बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ दे के गिर जाएगा, बिल्डिंग टूट जाएगा, कुछ भी होगा। मतलब रिस्क कम है, लेकिन रिस्क है। तो हर जगह पे रिस्क होता है। तो मेरे हिसाब से ना रिस्क ज़ीरो कभी नहीं होता है। तुम्हारे एसएफएम एएफएम में वगैरह होता रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ना रिस्क फ्री ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कुछ तो रिस्क रहता ही है, रहता है। तो रिस्क तो हर जगह पे होता है। तो ये जो रिस्क है ना, इसको कम करने के लिए कंट्रोल लगते हैं। कंट्रोल क्या चीज़ है, जैसे कि अभी शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट होता है अगर कहाँ पे, तो अभी देखो, अभी जो बिल्डिंग वगैरह बन रही है ना, उसमें ऐसा कुछ तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखो वो खटका गिर जाता है। अगर कुछ भी तुम्हारा थोड़ा बहुत भी वायर इधर उधर हो गया, तो खटका गिर जाता है और पूरा लाइट घर का चला जाता है। तो वो क्या है, वो तुम्हारा कंट्रोल है। कंट्रोल क्या है कि अगर कुछ हो जाता है गड़बड़, तो यहाँ पे वो लाइट एकदम गिरा देगा, तो लाइट बंद हो जाएगा, तो तुम सेफली सिक्योर रह जाओगे। तो ये कंट्रोल आता है, ठीक है। तो रिस्क हर जगह पे रहेगा, लेकिन उसके साथ कंट्रोल आना चाहिए, तो कंट्रोल भी आता है। तो ऐसे हर कंपनी में रिस्क होता है, वो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं। तो पहली चीज़ आती है रिस्क, तो मटेरियलिटी देखेंगे, फिर रिस्क देखेंगे, और उसके बाद में आते हैं कंट्रोल्स। कंट्रोल्स को हम यहाँ पे बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। तो रिस्क देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे आगे जाके। और फिर ये जब रिस्क और कंट्रोल देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्क असेस किया, अब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी जो रिस्क असेस किया ना, असेस मतलब क्या, देख लिया कितना रिस्क है। अगर ये असेस किया ना तो इसका क्या करेंगे, आचार थोड़ी डालेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल्स जो है ना लगाए हुए, एक कंट्रोल्स को टेस्ट करेंगे। मतलब क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। और उसके बाद में ना उसके ऊपर डिटेल में भी चेकिंग करेंगे। डिटेल में कैसे चेकिंग करेंगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स लगाएंगे और बहुत सारे प्रोसीजर्स लगा के उसको चेक करेंगे। जैसे कि तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह रहता है, आगे जाके तुमको समझेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। वो सारे प्रोसीजर्स ऑडिट के लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करेंगे, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स चेक करेंगे। मतलब डिटेल में जाके घुस घुस के सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। इसको चेक करने के बाद है ना, हमको क्या मिलेगा, हमको सबूत मिलेगा, हमको एविडेंस मिलेगा। हमको एविडेंस मिलेगा कि चीज़ें सही है या कुछ गड़बड़ है। हमको क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा कि चीज़ें सही है या कुछ गड़बड़ है। तो ये सब होने के बाद है ना, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ऑडिट का एविडेंस। ऑडिट का एविडेंस हमको मिलेगा, जिससे हमको ये समझेगा कि चीज़ें सही है या गलत है। तो हमको मिलेगा क्या, ऑडिट का एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या, सबूत मिलेगा तुमको भाई, तुमको सबूत मिलेगा। सबूत मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये सही है या गड़बड़ है। ये तुमको समझेगा कब, जब तुम पूरा चेकिंग करोगे तब। और ये जब एविडेंस तुम्हारे पास एक बार आ गया तो इसी के बेसिस पे तुम क्या करोगे, कंक्लूजन पे आओगे। देखो हमने बात करी थी कि कंक्लूजन कैसे होता है, क्या होता है, कंक्लूजन का रिव्यू होता है, ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, तो ये कंक्लूजन क्या होगा हमारा, ये तो डिपेंड करेगा। मतलब क्या, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू है भाई। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर थोड़ी गड़बड़ है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, इसको छोड़ के, उसको छोड़ के, या फिर बहुत गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, तो हम बोलेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, मतलब पूरा गड़बड़ है। और अगर तुम कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो, अगर तुमको सबूत मिला ही नहीं, तो हम बोलेंगे क्या, कि भाई सबूत मिला ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे एक्सेप्ट दिस दिस दिस, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे, या फिर हमको एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ, ये क्या है, एक कंक्लूजन जब तुम फॉर्म करोगे ना तो इसके बेसिस पे तुम करोगे ऑडिट का रिपोर्ट। तो ऑडिट का रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे और ये रिपोर्ट में तुम लिख कर दोगे उसको कि चीज़ें कैसी थी, क्या होगा, और सही है कि नहीं है, गड़बड़ है या सब कुछ सही है। तो ये आपका शुरू से एकदम ऑडिट के रिपोर्ट पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा एक दो चीज़ें। ये जो रिस्क है, मटेरियलिटी है, इंटरनल कंट्रोल से ना, रिस्क है इंटरनल कंट्रोल से, मटेरियलिटी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हारा रिस्क वाला 3A में और इंटरनल कंट्रोल वाला 3B में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लानिंग वाला पोर्शन है, प्लानिंग वाला पोर्शन क्या आपको दिख रहा है, ये जो प्लानिंग वाला पोर्शन है, ये है तुम्हारा ये से 300, ये से 300। और उसके बाद रिस्क मटेरियलिटी वाला जो है ना, वो तुम्हारे 300 सीरीज का बाकी बचा हुआ पोर्शन है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में 400 का सीरीज़ इधर उधर है, लेकिन ये जो 500 का सीरीज़ है ना, ये किस में जाएगा, तुम्हारा ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन में जाएगा। ये किस में जाएगा, यहाँ पे जो ऑडिट एविडेंस है ना, ये तुम्हारा 500 का सीरीज़ है। 500 की सीरीज़ में तुमको ऑडिट एविडेंस समझेगा और उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं ये भी समझेगा। 600 का सीरीज़ फिर से तुमको इधर उधर मिल जाएगा। और ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, ये तुम्हारा ऐसे 700 का सीरीज़ है, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट फिर से तुम्हारा ऐसे 700 का सीरीज़ है। तो ऐसे 700 का सीरीज़ एक चैप्टर है तुम्हारा, 500 का सीरीज़ एक चैप्टर है, 300 का सीरीज़ में तुमको प्लानिंग मिलेगा, रिस्क मिलेगा, मटेरियलिटी मिलेगा। उसके बाद में तुमको इंटरनल कंट्रोल जो है ना, ये कोई
वो भी तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, इसमें तुम्हारा बच जाता है 200 का सीरीज़। तो जो 200 का सीरीज़ है ना, ऐसे का 200 का सीरीज़ है तुम्हारा जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरल तुमको अंडरस्टैंडिंग लेना है और उसके बाद में तुम्हारे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुमको समझना है। अभी यहाँ पे ना एक बात समझो, तुमको कोई भी ऑडिट करने के लिए, कोई भी ऑडिट तुमको समझने के लिए ना, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज अ सीए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और तुम्हारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे का। तो यहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है किस चीज़ की, ऐसे 200 की। तो 200 सबसे पहला ऐसे ऐसे 200 तुमको बोलता है कि तुम्हारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। एज अ इंडिपेंडेंट ऑडिटर तुम्हारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और तुम्हारे ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे 200, 210, 230। उसके बाद में हम प्लानिंग में स्टार्ट करेंगे। ये जो प्लानिंग हमने देखा इसमें स्टार्ट करेंगे 240 से 200 299, मतलब 200 का सीरीज जो है ना आगे का, ये है तुम्हारा जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड तुम्हारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें तुमको हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे फ्लो में बैठ जाता है हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि 200, 210 एंड 230, 200, 210 एंड 230 को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं जैसे 200। तो शुरू करते हैं जैसे 200। ये है चैप्टर 20 में तुमको मिल जाएगा जैसे 200, 210 एंड 230। ये जो हम अभी पढ़ेंगे ना, इसमें ना मतलब ये डायरेक्टली तो किसी काम का नहीं है तुम्हारे, मतलब ये आएगा नहीं ऐसा समझो, मतलब ऑलमोस्ट नहीं आएगा ऐसा समझो, क्या पता पूछ ले। तो इसमें तुमको सिर्फ ध्यान देना है, पढ़ना है और सबसे एंड में इसको रखना है। लेकिन अभी ऑडिट के फ्लो को समझने के लिए इसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 200, 210 और 230 से मिस लेने से इसको तुमको ऊपर ऊपर से देखना है एंड में। लेकिन अभी तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसके आगे ऑडिट नहीं समझेगा तुमको। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट करने के लिए एंड तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये चीज़ बात होती है तुम्हारी। ये कहाँ पे बात होती है तुम्हारी, ऐसे 200 में। जैसे 200 बात करता है तुम्हारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग्स तुमको ऑडिट करना है। ये बात बोलता है कि एक तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है और बात बोलता है कि ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना है। जैसे मैंने तुमको पहले बोला था कि ऐसे जो है ना तुमको गाइड करता है, लेकिन इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये कहाँ पे लिखा है, अगर कोई पूछेगा तो बता देना ऐसे 200 में लिखा है कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना ही पड़ेगा तुमको। तो ऐसे 200 में लिखा है कि सबसे पहले तुम्हारा ओवरऑल ऑडिट क्या है। ओवरऑल ऑडिट है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। आर ए क्या है तुम्हारा, रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर एफ एस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कुछ नहीं समझेगा, सिर्फ ध्यान दे दो। रीजनेबल एश्योरेंस हमने देखा। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या है, तुम्हारा गारंटी से थोड़ा कम, लेस देन 100% एश्योरेंस। तो तुमको है ना ऐसा एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि तुम्हारा एक रीजनेबल उसके ऊपर भरोसा बैठ जाए कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस तुमको ऑब्टेन करना है अबाउट वेदर एफ एस जो है ना, एफ एस एज अ होल मतलब पूरे मिलकर आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब यहाँ पे फ्रॉड क्या है तुम्हारा, मतलब चोरी छुपाई गड़बड़, बहुत जानबूझ के इंटेंशनल गड़बड़ करता है। एरर मतलब गलती से मिस्टेक हो जाता है। अगर इन चीज़ों के वजह से एफएस में गड़बड़ है तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इन चीज़ों की वजह से, मतलब फ्रॉड की वजह से, एरर की वजह से, क्या एफएस में एज अ होल गड़बड़ तो नहीं है, क्या एफएस मिसस्टेटेड है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। मतलब जो हमने बोला था कि अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट है ना, तो 10 लाख का यहाँ पे गड़बड़ है, तो 10 लाख के ऊपर जाता है तो वो मटेरियल है, तो मटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब मटेरियली गड़बड़ है, मटेरियल गड़बड़ है। तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये मटेरियल गड़बड़ से फ्री है क्या एफएस, मतलब एफएस में गड़बड़ नहीं है। इसका एक रीजनेबल एश्योरेंस तुमको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन एफएस एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसे।
तो तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो भी तुमने अभी ऊपर देखा हमने कैसे हमने एविडेंस ऑब्टेन किया, कंक्लूजन पे गए और उसके बाद रिपोर्ट किया, तो तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा जैसे जैसे ऐसे बोलता है। तो ऐसे ने बता दिया कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी ऐसे ने तुमको बता दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर शाल कंप्लाई विथ इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो ये हमने कहाँ पे देखा था, ये हमने SQC में देखा था, ये से 220 में देखा था कि इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा। अभी बात आ गई है शायद से, हम थोड़ा तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो हमको नहीं समझेगा कि इथिकल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। तो इथिकल रिक्वायरमेंट है ना, एक कोड ऑफ इथिक्स से आते हैं, ठीक है। तो कोड ऑफ इथिक्स से आते हैं और ये ऐसे 200 में बोला है इथिकल रिक्वायरमेंट, तो बहुत जगह पे ऐसे भी बोलते हैं कि इथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या आता है। इथिकल रिक्वायरमेंट में आता है इंटीग्रिटी। तो सबसे पहली चीज़ आती है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या चीज़ है, इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऑडिटर को है ना ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्ट होना है, ट्रूथफुल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। ऑनेस्ट होना है, ट्रूथफुल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि कुछ मिस स्टेटमेंट नहीं है फिर भी ऑडिटर बोल रहा है कि देखो भाई मुझे तुम फीस बढ़ा के दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे रिपोर्ट में गड़बड़ कर दूंगा, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टली काम करना चाहिए, जो है ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए एंड ऑडिटर एक ट्रूथफुल होना चाहिए। तो एक इथिकल रिक्वायरमेंट है कि तुमने इंटीग्रिटी जो है ना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको तुमने फॉलो करना चाहिए। इंटीग्रिटी के बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, ये चीज़ें तुमको प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत डिटेल में समझेंगी, अभी के लिए इतना समझो, जो जितना भी तुमको समझता है उतना समझो। इंटीग्रिटी में हमने को बोला ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। फिर ऑब्जेक्टिविटी में तुमने हमने क्या देखना है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो बायस में आके, मतलब किसी के फोर्स में आके, थ्रेट में आके फोर्स में आके कुछ चेंज ना करे, वो अनबायस ओपिनियन देना चाहिए। बायस कैसे भी हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बहुत सारे थ्रेट हम जाके आगे जाके पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिवली काम करो, ऑब्जेक्टिवली काम करो, इंडिपेंडेंटली काम करो, ये चीज़ आती है तुम्हारे ऑब्जेक्टिविटी में। फिर इंटीग्रिटी हुआ, ऑब्जेक्टिविटी हुआ, फिर तुमको और क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में क्या चीज़ें आती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में वो चीज़ें आती है जैसे कि तुमको है ना तुम्हारा नॉलेज अप टू डेट रखना है, तुम कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जैसे हमने बोला कि तुम क्या क्या हमने देखा था, हमने कहाँ पे देखा था, ह्यूमन रिसोर्सेज में देखा था कि तुम्हारा जो एंगेजमेंट टीम है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको अप टू डेट सारा नॉलेज होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए, रिक्विजिट उसको नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आती है। तो तुम्हारा जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट तुम रहने चाहिए, तुमने पूरा अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए, जो भी चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से तुमने हमेशा अपडेट रहना चाहिए, तुम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ क्या आता है, ड्यू केयर भी आता है, ठीक है। ड्यू केयर मतलब क्या, ड्यू केयर मतलब क्या, तुमने एक ध्यान देकर काम करना है। तुम एक जो भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने जा रहे हो ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रिलाई करेंगे। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देकर करना पड़ेगा। ये ना एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, इकोनॉमिक सिस्टम है ना, उसमें तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट होने वाला है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, बहुत बहुत सारे अपने बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पे तुमको ड्यू केयर के साथ तुमको काम करना पड़ेगा। तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, उसके साथ में तुमने और क्या देखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या आता है तुम्हारा, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब तुम जब भी जहाँ पे भी जा रहे हो, काम करने जा रहे हो या अपने पर्सनल लाइफ में, अपने इस लाइफ में तुम्हारा बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब ऐसे पागल जैसे, कुछ एड़े जैसे चाले नहीं करने के, प्रोफेशनली रहना है तुमको, कुछ गड़बड़ वाले काम नहीं करने हैं। तुम जैसे एक प्रोफेशनल जैसे रहते हैं वैसे तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए। तुमने जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है तुमने, बाकी जो आलतू फालतू काम है वो काम नहीं करने हैं। ऐसा एक प्रोफेशनल अपना बिहेवियर मेंटेन करना है, ठीक है। बिहेवियर है यहाँ पे, ठीक है, बिहेवियर।
और उसके बाद और क्या आता है तुम्हारा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, जो तुम काम करोगे ना, जो भी तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी तुम्हारे पास उसका डॉक्यूमेंटेशन आता है, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट का आता है, उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम किसी को बताओगे नहीं, उसके नॉलेज के बिना, उसके परमिशन के बिना, जब तक कि लॉ भाई नहीं पूछता है। लॉ भाई ने बोला तो बोला, लॉ भाई सबसे ऊपर। तो जब तक कि लॉ भाई का रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक तुम उसको सर्कुलेट नहीं करोगे, तुम इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करोगे, तुम्हारे जो प्रोफेशनल पर्सनल सीक्रेट्स रहेंगे तो उसको शेयर नहीं करोगे जब तक कि उसका ये नहीं आता है, जब तक कि वो नहीं बताता है कि इसको शेयर करो, ठीक है, उसके परमिशन के बिना नहीं शेयर करना है। इसके साथ में तुम्हारा क्या आता है, और एक आता है, ये इथिकल रिक्वायरमेंट है तुम्हारे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके साथ में और क्या आता है तुम्हारा, इंडिपेंडेंस आता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को भी तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस क्या है, तुम है ना उसके रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। रिलेशनशिप कैसा हो, फाइनेंशियल होगा, पर्सनल होगा, जो भी तुम्हारा दोस्त रहेगा, फिर फ्रेंड सर्कल रहेगा, उसमें है ना तुम्हारा कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। तो तुमको इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, तो तुमको किसका कंप्लाई करना है, इथिकल रिक्वायरमेंट जिसमें इंडिपेंडेंस भी आता है। तो इन चीज़ों का तुमको कंप्लाई करना पड़ा है, कंप्लाई करना पड़ेगा। तो कंप्लाई विथ इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, तो इन सारी चीज़ों को कंप्लाई करना है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक चीज़ आती है, उसके बाद क्या चीज़ आती है, तो इथिकल रिक्वायरमेंट देखे हमने, इंडिपेंडेंस देखा, उसके बाद आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये स्केप्टिसिज्म क्या चीज़ है? स्केप्टिसिज्म मतलब क्या, तुमने इतना ध्यान देके करना है ना, अगर कुछ गड़बड़ थोड़ी सी भी दिखाई देती है ना, तो तुम्हारा हमेशा एंटेना ऐसे ऑन रहना चाहिए कि कुछ भी तुमको डिटेक्ट हो गया ना, कुछ भी तुमको ऐसा लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो तुम्हारा वहाँ पे ध्यान ध्यान जाके तुमने वहाँ पे चीज़ को अच्छे से देखना है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कैसे होता है, तुम्हारा माइंड जो है ना क्वेश्चनिंग माइंड रहता है, मतलब हर चीज़ में तुम सवाल करोगे, अरे इसमें कैसा है, ये कैसा है, ये चीज़ें कैसे वर्क होती है, ये कैसे होता है। तो जहाँ पे भी तुमको डिटेक्ट गड़बड़ समझेगी ना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पे तुम्हारा एंटेना ऐसा टैन 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 करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो एक एंटेना ऑन रख के तुमने काम करना है। प्लान एंड परफॉर्म विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब एकदम ध्यान देके तुमने एंटेना अपना ऑन रख के काम करना है। उसके बाद तुमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाने हैं, प्रोफेशनल जजमेंट लगाने हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट में। तो ये चीज़ है, तुमको आगे जाके समझेंगे कि प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लगाते हैं। तो तुमको हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे तुमको प्रोफेशनल अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, एक 1+2=3 ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज़ में, हर ऑडिट में तुमको ना अपना कुछ तो प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ऐसे होती है। उसके बाद तुमने साई ऑप्टेन करना है टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, मतलब जहाँ तक तुम एक्सेप्ट कर सकते हो वहाँ तक उसको ऑडिट रिस्क क्या है वो तुमको आगे जाके समझेगा। तो ऑडिट रिस्क को जहाँ तक तुम कम कर सकते हो वहाँ पे तुम कम करके उसका ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये क्या है इसको भी हम आगे जाके समझेंगे। तो उसके ऊपर तुमने ऑडिट एविडेंस लेना है। ये चीज़ आती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद में तो सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंप्लाई करो इथिकल रिक्वायरमेंट को, इंडिपेंडेंस को, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करो, प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करो एंड साई ऑब्टेन करो। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसे, तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे के हिसाब से काम करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ऐसे के हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, ऑडिटर शाल कंप्लाई विथ ऑल रिलेवेंट एसेस। तो यहाँ पे बात आती है कि कंप्लाई करो सारे के सारे रिलेवेंट एसेस को कंप्लाई करना है। नॉट रिप्रेजेंट इन ऑडिट रिपोर्ट दैट कंप्लाइड विथ एसेस अनलेस ही हैज़ एक्चुअली कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 200 एंड ऑल अदर रिलेवेंट एसे। मतलब क्या, जब तक कि तुम ऐसे 200, ये जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं इसको पूरी तरीके से कंप्लाई नहीं करते हो एंड बाकी सारे रिलेवेंट ऐसे को कंप्लाई नहीं करते हो, तब तक तुमने ऑडिट रिपोर्ट में ये नहीं लिखना है कि हमने ऐसे के साथ कंप्लाई किया, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आई। तो सबसे पहले कंप्लाई करना है सारे ऐसे को, और जब तक तुम कंप्लाई नहीं करते तब तक ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन मत करो कि ऐसे के साथ हमने कंप्लाई किया है। कंप्लाई विथ ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे, देखो यहाँ पे बात आती है ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे, मतलब क्या,
ऐसे को तो कंप्लाई करना है, लेकिन ऐसे के ईच रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। जैसे कि अभी इस ऐसे में ही क्या बात बोली है कि ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, एंड दूसरी चीज़ क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करो। तो सिर्फ मैंने कंप्लाई किया इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस को, तो बात बनती है क्या, नहीं, वो एक रिक्वायरमेंट है, दूसरी क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे को तुमने क्या करना है, कंप्लाई करना है। अनलेस 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 यहाँ पे एक तुमको एक्सेप्शन के जैसा है, अनलेस एंटायर ऐसे इज नॉट रिलेवेंट, मतलब पूरा का पूरा ऐसे ही तुमको एप्लीकेबल नहीं है। क्या एग्जांपल, जैसे कि ऐसे 402 क्या है तुम्हारा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के केस में, अगर तुम जिस कंपनी का, जिस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो, अगर उसका कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो वो ऐसे रिलेवेंट हो गया। फिर ऐसे को कैसे फॉलो करोगे तुम? तो ऐसे अगर इरिलेवेंट है तो कुछ बात नहीं बनती है, या फिर रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट, ठीक है, मतलब ऐसे का एक पोर्शन है ना, एक पोर्शन है, उसका रिक्वायरमेंट ही रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो इन केस में बिकॉज इट्स कंडीशनल एंड कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आगे जाके ना 501 में वगैरह तुमको समझेगा कि जो इन्वेंट्री है ना, तुमको ऐसे 3-4 कंडीशन दिए हैं, अगर ये चीज़ होती है तो ये करो, ये होती है ये करो, आगे जाके समझेगा तुमको। तो कंडीशनल अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, तो रिक्वायरमेंट का भी कुछ काम नहीं है। तो कंप्लाई करो ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे के साथ, जब तक, कब तक, जब तक वो ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होता, या फिर वो रिक्वायरमेंट कंडीशनल है और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो रिक्वायरमेंट रिलेवेंट नहीं होती है। अभी है ना, सबसे पहले समझो कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोला है। एक्सेप्शनल मतलब बहुत रेयर केस में, बहुत एक्सेप्शनली है ना, तुम क्या कर सकते हो, डिपार्ट फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, डिपार्चर कर सकते हो। डिपार्चर मतलब तुम ऐसे को फॉलो नहीं करोगे, या उसके रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत रेयर केस में, बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करने पड़ेंगे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट। तो उस रिक्वायरमेंट का जो एम है ना, वो रिक्वायरमेंट जो कहना चाहता था, उसका जो एम था, उसको अचीव करने के लिए तुमने अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ये बहुत रेयर केस में होगा, बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होगा, जहाँ पे तुम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, या वो चीज़ बहुत रेयर केस में होगी, एक्सेप्शनल केस में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 की जगह 2 करो, ठीक है, ये 2 है। इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, इनहरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये चीज़ क्या है? हमने बात करी थी कि एक रीजनेबल एश्योरेंस होता है। ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर कभी ऐसा गारंटी नहीं दे सकता ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सब सही है, ऐसा गारंटी नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं ऑडिट के कुछ। जैसे कि जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट का जजमेंट। अभी कुछ कुछ जगह पे मैनेजमेंट का जजमेंट आता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होगा, कितने डेटर्स हैं जो पैसा नहीं देंगे, उसके लिए क्या करेगा, मैनेजमेंट एक जजमेंट लगाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। तो एफएस का नेचर ही ऐसा है कि उसमें जजमेंट है, उसको तुम वेरीफाई कैसे करोगे कि कितने लोग पैसा नहीं देंगे, वो तो फ्यूचर की बात है ना। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट का जजमेंट आता है, तो यहाँ पे तुम गारंटी नहीं दे सकते हो कि इतना हमारा प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोविजन आया है भाई। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तुम जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो ना, उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, मैनेजमेंट या फिर उनके लोग जो है ना, वो तुमको ना मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या करेंगे, वो तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन तुमसे छुपाएंगे, और हो सकता है कि तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स में तुमको समझेगा ही नहीं। या फिर सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम टू कंसील फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। मतलब क्या, मैनेजमेंट का फ्रॉड छुपाने के लिए उन्होंने कुछ तो ऐसा केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम किया है, मतलब केयरफुली उन्होंने तुमसे कुछ डेटा छुपाया है, तो तुमको ढूंढने में परेशानी होगी, तुमको समझेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केयरफुली किया है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। फिर नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिस्ट रॉन्ग डूइंग, मतलब क्या, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है ना, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तुमको ये चीज़ें चेक करनी है, तुम इसमें पूरा डिटेल में घुस के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो ना, कि गलत ही किया है, ये ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास टाइमलीनेस आता है, मतलब तुमको पूरे साल का ऑडिट एक 2-3 महीने में ख़त्म करके जाना है। तो वहाँ पे तुम पूरे साल में जो भी हुआ है तुम 2-3 महीने में करोगे, तो यहाँ पे सैम्पल बेसिस पे कुछ करना पड़ेगा। टाइम कम है तुमको, और तुमको देखना पड़ेगा कि
कम से कम टाइम में, मतलब जितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे तुम निकाल सकते हो, मतलब बेनिफिट एंड कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, तुम्हारा कितना टाइम है और उससे तुमको बेनिफिट कितना निकालना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम रिस्क कंट्रोल वगैरह चेक करते हैं, और इसकी वजह से हम सैम्पल बेसिस पे वॉचिंग करके, सैम्पल बेसिस पे चीज़ें चेक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कम है तो, और क्या है तुम्हारे असर्शंस तुमको आगे जाके समझेंगे। असर्शन सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि फ्रॉड हो सकता है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, नॉन कंप्लायंस होगा, गोइंग कंसर्न फ्यूचर इवेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या है तुम्हारे इनहरेंट लिमिटेशन है, जिसमें तुम ऐसा गारंटी दे ही नहीं सकते हो। क्योंकि क्या, एक तो नेचर ऑफ एफएस मैनेजमेंट का जजमेंट है, दूसरा तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या होगा, मैनेजमेंट या उसके लोग तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। फ्रॉड बाय मैनेजमेंट, उसको छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज स्कीम किया है। और क्या आता है तुम्हारा, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये चीज़ आती है तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स में। तो टाइम बेनिफिट एंड कॉस्ट तुमको देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद में तुम बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे फ्रॉड किया है नहीं समझेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो गड़बड़ हो सकती है फिर भी नहीं समझेगी, नॉन कंप्लायंस है तुमको नहीं पता, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है तुमको नहीं पता, फ्यूचर के कुछ इवेंट वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनहरेंट लिमिटेशन है जिसके आगे ऑडिटर नहीं जा सकता है। इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो गारंटी नहीं देगा लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस देगा। ये सारी चीज़ें मतलब उसके हिसाब से चीज़ें सही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या, क्यों? क्योंकि ये इनहरेंट लिमिटेशन है। ये होता है तुम्हारा ऐसे 200, जो जितना यहाँ पे दिया है ना उतना ही एक बार ऊपर से पढ़ो और जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डिटेल में घुस के कोई नहीं पूछेगा फाइनल के लेवल पे, ठीक है। 210, ऐसे 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो हमने बात क्या करी थी, हमने बात करी थी कि कंपनी से तुमको ऑफर लेटर आता है, फिर तुम कुछ कुछ चेक करते हो और उसको क्या भेजते हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट लेटर भेजते हो। तो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है ना उसको एग्री करना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या आता है और उसको कैसे एग्री करना है, ये चीज़ इस ऐसे में डिस्कस होती है। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, सबसे पहले प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट मतलब क्या, कुछ कंडीशन है जो तुम उसको एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब ऑडिट को लेने से पहले ही तुमने देखना है कि कम से कम इतनी चीज़ तो तुमने एश्योर करनी है मुझको, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे रिलेशनशिप में जाना है तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा पार्टनर रहेगा वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, कम से कम इतनी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है। अगर ये है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बाहर में जा, ठीक है। तो बात ही खत्म, यहाँ पे बात ही खत्म, डिस्कशन ही खत्म। तो वैसे ही अगर सीए एक एंगेजमेंट में जा रहा है ना, तो कम से कम इतनी कंडीशन तो तुमने एग्री करनी ही करनी है, इतना कंडीशन तो मैच होना चाहिए, तभी जाके आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्री कंडीशन। तो कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। तो ऑडिटर शाल डिटरमाइन एफआरएफ अप्लाइड इन पीपीएफएस इज एक्सेप्टेबल, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या डिटरमाइन करेगा, एफआरएफ क्या है देखते हैं, अप्लाइड इन पीपीएफएस। पीपीएफएस का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म जो है ना, पीपीएफएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है तुम्हारा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज़ क्या है तुम्हारा, तो प्रिपेयर करने में एंड प्रेजेंट करने में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई किए हैं वो एक्सेप्टेबल है क्या। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होते हैं उसको समझो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ कुछ चीज़ें आती है तुम्हारी, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में तुमको इंड एएस आएंगे या फिर एएस आएंगे, ठीक है। एएस इंड एएस क्या है तुम्हारा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें कैसे होता है देखो, एक तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या, जो तुम्हारे होते हैं क्या, गोइंग कंसर्न पे चलेगा, एक्रूअल बेसिस पे चलेगा, बहुत सारे तुम्हारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आते हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, इंडियस के हिसाब से होना चाहिए, एएस के हिसाब से होना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में भी आता है, जैसे तुम्हारा शेड्यूल 3 है, तो शेड्यूल 3 में तुम्हारा डिवीजन 1 डिवीजन 2, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पीएनएल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे एफआरएफ में आती है। तो तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो एफआरएफ है ना वो अप्लाइड इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। मतलब क्या, अभी जैसे बैंकिंग कंपनी है,
और बैंकिंग कंपनी का एक अलग से फॉर्मेट दिया है किसको प्रिपेयर करने में एफएस, लेकिन उसको तुमने फॉलो नहीं किया है, तुमने अपने हिसाब से एफएस बनाया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ है तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, सबसे पहले वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो क्या तुमको एक्सेप्टेबल है क्या। जैसे एनबीएफसी का अलग फॉर्मेट है, बैंकिंग का अलग से फॉर्मेट है, इंश्योरेंस कंपनी का अलग सा फॉर्मेट है, कंपनीज एक्ट में कंपनीज का अलग से फॉर्मेट है, एएस में अलग है, इंड एस में अलग है। तो तुमको देखना पड़ेगा तुम जिसको ऑडिट कर रहे हो उसका एफ और एफ बहुत बार आएगा आगे। तो अभी समझो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करने का फ्रेमवर्क जो है ना वो तुमको एक्सेप्टेबल है क्या, सबसे पहले डिटरमाइन करो। और उसके बाद मैनेजमेंट से एग्री करके ले लो, ठीक है। ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, क्या एग्री करके लेना है कि वो एक्नॉलेज करता है एंड अंडरस्टैंड करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है, मानता है एंड एक्सेप्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एज पर एफआरएफ। तो सबसे पहले मैनेजमेंट एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है कि एफएस जो बनाना है ना वो एफआरएफ के हिसाब से बनाना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। फिर इंटरनल कंट्रोल है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल क्या था, हमने देखा था रिस्क है, रिस्क के ऊपर कुछ कंट्रोल आते हैं, तो जो कंट्रोल आते हैं ना वो लगाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मैनेजमेंट की है। जो कंट्रोल क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मटेरियल में स्टेटमेंट। उसके बाद और क्या जिम्मेदारी है, टू प्रोवाइड ऑडिटर विथ, मतलब ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देना है, कौन सा, ऑल इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू उसको ऑडिट करने में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन वो ऑडिटर को देगा। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देगा। प्लस अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वो जहाँ चाहे जिससे चाहे जाके बात कर सकता है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अगर वो चाहता है कि गेट पे जो है ना वॉचमैन खड़ा है, वॉचमैन के पास जाएगा, उससे इन्फॉर्मेशन लेगा। वो चाहता है कि कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, उससे जाके मेरे को इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ पे जाके एम्प्लॉय से, किसी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो कम से कम इतना तो कंडीशन होना चाहिए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो एफआरएफ है ना उसको डिटरमाइन करो कि वो एक्सेप्टेबल है क्या। उसके बाद में देखो मैनेजमेंट से लिख के एग्री करके ले लो कि भाई तेरा जिम्मेदारी है, तेरे को समझता है कि तेरा जिम्मेदारी क्या है। एक तो एफएस बनाने का है, किसके हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से। एएस इंड एएस के हिसाब से शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाना है, इसके फॉर्मेट में बनाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तेरे को समझता है क्या। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल को बिठाने का, उसको मेंटेन करने का, डिज़ाइन करने का, इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है, ये भी तेरा जिम्मेदारी है। और तीसरा जिम्मेदारी तेरा है कि हमको सारा इन्फॉर्मेशन दे दे, ऑल इन्फॉर्मेशन दे दे, सारा का सारा। और हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दे, एंड हमको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दे। ठीक है, इसको अच्छे से क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा, एक बार पढ़ना है, बार बार यूज़ करना है, हर जगह पे यूज़ करना है। तो प्री कंडीशन तो तुमने इतने देखने हैं, एफआरएफ के हिसाब से बनाया है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस को प्रिपेयर करे, प्रेजेंट करे एफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी उसकी है, इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी उसकी है, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अभी ये एफआरएफ के हिसाब से बना है या नहीं बना है उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल एफआरएफ। तो एफआरएफ तुमको एक्सेप्टेबल है या नहीं है उसको तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, उसमें एक आता है नेचर ऑफ एंटिटी। एंटिटी का नेचर कैसा है, एंटिटी का नेचर मतलब बैंकिंग कंपनी है तो अलग आएगा, एनबीएफसी है अलग आएगा, इंश्योरेंस कंपनी है अलग आएगा, लिस्टेड कंपनी अलग आएगा, छोटी कंपनी अलग आएगा। तो एंटिटी के नेचर के हिसाब से उसका एफआरएफ डिटरमाइन होगा। दूसरी बात, पर्पज ऑफ एफएस, एक जनरल पर्पज होता है, स्पेशल पर्पज होता है, क्या है आगे हम समझेंगे। तो जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज में अलग अलग अगर फॉर्मेट है तो उसके हिसाब से तुमको एफआरएफ देखना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ एफएस, मतलब सीएफएस है, एसएफएस है, तो ये क्या है तुम्हारा, अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही कंपनी का है, ग्रुप कंपनी का नहीं है, मतलब एक कंपनी के अंडर बहुत सारे कंपनी है, तो वो क्या होगा, ग्रुप कंपनी होगा। तो ग्रुप कंपनी का एफएस अलग होगा, सेपरेट एक ही कंपनी है उसका सेपरेट एफएस अलग होगा, तो उसके हिसाब से दूसरा लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये 3-4 चीज़ें होती है जिसकी वजह से तुमको समझता है कि वो जो एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अभी देखो अगर एफआरएफ में कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब एफआरएफ होना चाहिए एएस के हिसाब, इंड एएस के हिसाब से है, एएस के हिसाब से, तो ये क्या है, ये तुम्हारे एफआरएफ में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है
मतलब या फिर तुम्हारा बैंकिंग कंपनी है और तुम्हारे इंडिया के हिसाब से नॉर्मल तुम्हारा एफएस कंपनी के एक्ट के हिसाब से बना है, तो क्या है एफआरएफ में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसी जब चीज़ें होती है ना, जब पूरा ही गड़बड़ है, तो क्या करो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, डिस्कस विद मैनेजमेंट, देखो कि एफएस में डिस्क्लोज किया है क्या, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो और क्वालिफाई करो। देखो वैसे तो तुमने देखना है कि तुम इनिशियल स्टेज पे हो, अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ना, अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ना, तो तुमने एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है ना, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या क्या सिचुएशन होती है, अगर इनकेस आपको एक्सेप्ट करना भी पड़ रहा है लॉ एंड रेगुलेशन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो तुमने देखना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट है तो क्वालिफाई कर दो। अगर अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल है कुछ चीज़ें, मतलब क्या, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा जिसकी वजह से तुमको क्या करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तुमको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, या फिर बोलो कि उसमें ही एफआरएफ का कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस केस में तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो तुमने क्या करना है, ईओएम, एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ, आगे जाके आएगा, एक पैरा होता है ऑडिट रिपोर्ट में जहाँ पे तुमको एम्फेसाइज करना पड़ता है कि ये चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दे दो। तो वहाँ पे तुमने लिखना है कि यहाँ पे एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन हमको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है, ये तुमको वहाँ पे मेंशन करना है। एंड डोंट यूज़ ट्रू एंड फेयर वर्ड्स, तो ट्रू एंड फेयर व्यू है ऐसा तुमने नहीं बताना है, ट्रू एंड फेयर वर्ड का यूज़ नहीं करना है अगर एफआरएफ अनएक्सेप्टेबल है। जैसे कि अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी अगर लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है और वो तुम्हारे फॉर्मेट के साथ, जो तुम्हारे ऐसे के साथ वगैरह मिसमैच करता है, मिसलीड करता है, तो तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मेंशन मत करो, डू नॉट मेंशन, क्या मेंशन मत करो कि ऑडिट जो है ना वो ऐसे के हिसाब से किया है, क्योंकि अगर ऐसे के हिसाब से किया है ना तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से करते हो और वो तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो तुमने क्या करना है, मेंशन मत करो कि ऐसे के हिसाब से तुमने ऑडिट किया है, ठीक है। ये चीज़ आती है तुमको एफआरएफ डिटरमाइन करने में। उसके बाद जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आते हैं ना, जो हमने बोला था कि हमारे कुछ टर्म्स है तुमको एग्री करने पड़ेंगे। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर के कंटेंट में क्या होना चाहिए, जो एंगेजमेंट लेटर तुम भेजोगे ना उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होना चाहिए, तुम्हारा ऑडिट है उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम क्या बोलोगे कि ये हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, उसमें तुम्हारा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऐसा ऐसा रहेगा। एंड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, वो किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर इंटर लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 3 4 5 पॉइंट आते हैं, कुछ दम नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आता है, एक ऑडिटर का आता है, एक मैनेजमेंट का आता है। ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, ऑडिटर क्या इशू करेगा, एफआरएफ ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा वो तुमने बताना है। और मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुमने बताना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो है ये है तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। इसमें तुम किसको करते हो, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एंगेजमेंट लेटर तुमने भेजना है कंपनी को, ठीक है। उसमें तुम क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे वी रेफर टू द लेटर डेटेड, वी रेफर टू द लेटर डेटेड। तो उसको जो लेटर मिला है ना, पहले जो लेटर उसको मिला है ना उसका रेफरेंस लेके वो क्या करेगा, एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करेगा। वो बोलेगा ऐसा ऐसा हमारे पास आया है, और फिर उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है ये तुम उसमें बताओगे। फिर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये तुमने उसमें एंगेजमेंट लेटर में बताना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो तुम पढ़ रहे हो कहाँ पे है, ये तुम्हारे प्रोनाउंसमेंट में है। अगर प्रोनाउंसमेंट में जाके तुम ऐसे 210 निकालोगे तो तुमको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर तुमको सीए बनने के बाद चाहिए तो अभी नहीं देखना है दोस्त, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, तो इसमें तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें तुम इसमें दोगे। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, वो तुम उसमें ये चीज़ आएगी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ वगैरह, ठीक है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है। देखो यहाँ पे तुमको अगर दिखता है, टू प्रोवाइड विथ एक्सेस
ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस देना है पूरा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है। तो ये सारी चीज़ें तुमको दिख रहा है क्या? तो ये सब क्या है, ये प्री कंडीशन है, ये सब तुमने देखना है। उसके बाद में अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तुम उसको दे सकते हो, जैसे कि फ़ी का अरेंजमेंट कैसे रहेगा, अभी पैसे की बात भी इधर ही करेंगे ना, बिलिंग कैसे होगा, या फिर अदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स तुमको ऐड करने हैं तो तुम उसमें यहाँ पे ऐड करोगे। तो उसके बाद में क्या करोगे, साइन एंड रिटर्न करो उसका एक्नॉलेजमेंट एग्रीमेंट, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। एक इसमें आते हैं, ये तुम्हारे एंगेजमेंट लेटर में आती है। वापस आते हैं ऐसे पे, ऐसे में बाद में आता है, अगर ये प्री कंडीशन है ना, अगर वो प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं करते हैं तो क्या, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट ही मत करो। प्री कंडीशन नहीं है तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्कोप, अगर मैनेजमेंट ने स्कोप के ऊपर लिमिटेशन डाला है तो भी एक्सेप्ट मत करो भाई, स्कोप के ऊपर लिमिटेशन डाला है तो गड़बड़ हो जाती है ना, फिर वहाँ पे क्या करो, एक्सेप्ट ही मत करो। फिर अगर मैनेजमेंट बोलता है कि चेंज करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में जो कन्वे करते हैं लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब तुम्हारे जो टर्म्स है ना, वो बोलता है कि इस टर्म्स में ये टर्म जो है ना, ये टर्म में कुछ चेंज करो जो बताएंगे कि तुम्हारा एश्योरेंस का लेवल थोड़ा कम है, मतलब तुमको लोअर लेवल का एश्योरेंस मिल जाएगा वो टर्म अगर चेंज करते हो तो सबसे पहले तुमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो तुमने क्या करना है कि ये जो चेंज करने के लिए बोल रहा है क्या वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्या, अगर नहीं है तो क्या, एक्सेप्ट मत करो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर रिकरिंग ऑडिट आता है ना तो असेस करो रिवीजन इन टर्म, मतलब एक बार तुमने किया, अगले साल करना है, उसके बाद करना है, उसके बाद करना है, तो यहाँ पे क्या आता है, रिकरिंग ऑडिट आता है। जब रिकरिंग ऑडिट आता है ना तो यहाँ पे तुमने क्या देखना है, ये जो टर्म्स है ना, क्या उसमें चेंज करने की ज़रूरत आती है क्या, तो क्या, तो कब ज़रूरत आएगी, अगर कुछ इंडिकेशन रहेगा कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में, अगर तुमको लगता है कि ये जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो हमने डिस्कस किए थे ना एंगेजमेंट लेटर में, उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर नहीं हुए, तो क्या करो, तो फिर से एंगेजमेंट लेटर दे दो। फिर रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स, पहले तुमने बोला था कि हमको ना फीस ऐसे 2-3 महीने के ऑडिट खत्म होने के बाद 2-3 महीने के बाद दे दो तो चलेगा, लेकिन अब तुमको क्या लग रहा है कि नहीं इसके पास बहुत पैसा है, तो तुमने क्या बोला, हमको ऑडिट फीस है ना ऐसे फेज बेस में दे दो, जैसे जैसे ऑडिट खत्म होता है वैसे वैसे हम इन्वॉइस करेंगे, हमको पैसा आना चाहिए, हमारे खर्चे तुम उठाओ, ये सारा अगर कुछ स्पेशल टर्म्स रिवाइज होता है तो क्या करना है, तो एंगेजमेंट लेटर नया देना है। चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, चेंजेस एफआरएफ में हो सकते हैं, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में हो सकते हैं, जैसे कंपनी पहले कम टर्नओवर पे थी अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी एएस की जगह इंडिया से एप्लीकेबल हो जाता है, तो क्या होगा, एफआरएफ चेंज हो गया, तो चेंज हो गया एफआरएफ, तो एंगेजमेंट लेटर चेंज करो। ओनरशिप चेंज हो गया, पहले किसी और का था अभी किसी और का है तो ओनरशिप चेंज हो गया, अभी गवर्नमेंट कंपनी बन गया तो सभी चेंज, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो ओनरशिप चेंज हो गया। सीनियर मैनेजमेंट चेंज होता है, जो पहले लोगों के साथ तुम डिस्कस कर रहे थे उनके साथ तो तुम्हारा सेट हो चुका है, लेकिन अभी वो सीनियर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया, तो अगर मैनेजमेंट ही चेंज हो जाता है तो क्या, तो फिर से गड़बड़ है। तो मैनेजमेंट अगर नया आता है तो नया एंगेजमेंट लेटर दे दो, उसमें उसके टर्म्स क्लियर कर दो। लीगल रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाता है या फिर बिजनेस का नेचर ही चेंज हो जाता है, तो उस केस में तुमने क्या करना है, फिर तुमने एंगेजमेंट लेटर को चेंज करना है। जैसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात पे आती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तो हमने देखा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एसक्यूसी में हमने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन तुमको मेंटेन करना पड़ता है। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, मतलब ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन साबित करेगा कि तुमने ऑडिट किया है, तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, जो भी तुमको चेक करना था वो तुमने चेक किया है, ये क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये साबित करेगा कि तुमने ऑडिट किया है। रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, और तुमने उसका रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, एंड तुमने कंक्लूजन जो रीच किए है उसको सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। पर इसको हम अभी क्यों पढ़ रहे, क्योंकि ये तो पूरे ऑडिट के टाइम पे पढ़ना चाहिए। देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है ये तुमको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए ना, कि पूरे ऑडिट में तुमने क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, एंड में जाके क्या क्या फ़ायदा, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, क्या फ़ायदा उसका एंड में जाके समझने के। लेकिन इसका असेंबली है ना, असेंबली कब करना है, देखो 60 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड रिटेंशन फॉर 7 years, 60 दिन और 7 साल, कुछ याद आया क्या, 60 दिन और 7 साल कुछ याद आया, कहाँ पे पढ़ा था, एसक्यूसी में पढ़ा था, डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था, एसक्यूसी 1 में पढ़ा था कि 60 दिन में बनाना है, 7 साल तक रिटेन करना है, तो ये चीज़ वही है, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वही है।
तुमको असेंबल करना है 60 दिन में। देखो, तुमने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन तो पूरे ऑडिट के टाइम पे करना है, जब जब तुम ऑडिट कर रहे हो, लेकिन इसको असेंबल करना है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट जैसे ही इशू करते हो, ऑडिट रिपोर्ट का डेट है यहाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं। तो जैसे ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन किसका है, ऑडिटर का है, तो तुम्हारा जो रिपोर्ट है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जब ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा डेटेड हो जाता है, जब साइन हो जाता है ना, उसके बाद 60 दिन में तुम असेंबल करो। तुमने सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाया तो उसको एक फाइल में, क्लोजिंग फाइल बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, तो क्लोजिंग फाइल मतलब क्या, उसको अटैच करो, मतलब वो सारी चीज़ें अच्छे से लेवल में रखो और बताओ कि तुमने इस चीज़ पे क्या काम किया, उसको असेंबल करो। तो असेंबल कितने दिन में करना है, 60 दिन में। 60 दिन के ऑडिट जैसे ही खत्म होता है, 60 दिन के अंदर उसको असेंबल करो और उसको रिटेन करो 7 साल तक, ठीक है। तो ऑडिट के केस में रिटेंशन कितना है डॉक्यूमेंटेशन का, 7 साल तक रिटेंशन है। तो ये फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट क्या है, मतलब एक कितने एक्सटेंट तक, किस फॉर्म में करना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये चीज़ें तुमको क्या समझेगी। सबसे पहले देखते हैं एक्सटेंट कितना होना चाहिए। एक्सटेंट कितना होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट तुमने कितने एक्सटेंड तक करने हैं, ये कैसे समझेगा। सफिशिएंट टू एनेबल एक्सपीरियंस ऑडिटर, मतलब एक दूसरा ऑडिटर है जो तुम्हारे ऑडिट पे नहीं है, किसी और के ऑडिट पे था, दूसरा ऑडिटर था, एक एंगेजमेंट पार्टनर था किसी और का, वो अगर आता है और तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, ठीक है। सफिशिएंट टू एनेबल एक्सपीरियंस ऑडिटर हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद ऑडिट एंगेजमेंट टू अंडरस्टैंड। वो आता है, कोई और बंदा आता है जिसको ऑडिट के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारे ऑडिट के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको पता है कि ऑडिट क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन तुम्हारे ऑडिट के बारे में पता नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, जो तुमने डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं, अगर वो देखेगा तो उसको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तुमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उसका नेचर क्या है, कितना टाइम लगा उसको परफॉर्म करने में, कितने एक्सटेंट में, कितने डेप्थ, इन डेप्थ लेवल में जाके तुमने चेक किया है, उसको समझना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन देख के ही। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, तुमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उसके नतीजे क्या निकले हैं, वो उसको समझना चाहिए। एविडेंस क्या तुमको ऑब्टेन हुआ है, जो भी तुमको एविडेंस ऑब्टेन हुआ है वो भी डॉक्यूमेंटेशन में तुमको समझना चाहिए कि इसको कौन सा एविडेंस ऑब्टेन हुआ है। सिग्निफिकेंट मैटर, देखो फिर बड़ी बड़ी बातें आती है, जो बड़ी बड़ी बातें आती है ना उसको तुमने डॉक्यूमेंट करके चलना है, हमने देखा था। तो वो सिग्निफिकेंट मैटर तुमको डॉक्यूमेंटेशन देख के समझना चाहिए, उसके ऊपर कंक्लूजन क्या है वो भी समझना चाहिए, और सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट क्या लगा है वो भी तुमको समझना आना चाहिए। तो ऐसा बंदा जिसको तुम्हारे ऑडिट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको एज अ जनरल, इन जनरल ऑडिट के बारे में पता है, ठीक है, दूसरे ऑडिट के बारे में, ऑडिट कैसे होता है उसको पता है, अगर वो आता है तुम्हारे पास और तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन देखता है तो उसको क्या समझना चाहिए, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो ऑडिट प्रोसीजर तुमने परफॉर्म किए वो कितने, किस नेचर के हैं, कितना टाइम लगा, कितने एक्सटेंट में किए हैं, उसके नतीजे क्या निकले हैं, फिर उसके बाद एविडेंस क्या तुमको मिला है, सिग्निफिकेंट मैटर क्या थे, उसके कंक्लूजन क्या थे, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। ये चीज़ें समझनी चाहिए, इतने एक्सटेंट तक तुमने क्या करना है उसको मेंटेन करना है। फिर इंक्लूड करो डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जैसे हमने बोला था, डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद मैनेजमेंट एंड TCWG। ये जो सिग्निफिकेंट बड़े बड़े मैटर होते हैं ना उसको डिस्कस करना पड़ता है मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ। ये तुमको आगे जाके समझेगा कि मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ तुमको ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है। अभी ठीक है, अभी यहाँ पे ही समझते हैं कि मैनेजमेंट एंड TCWG क्या होता है, ठीक है। जैसे ये कंपनी है, एक कंपनी के, मान लो एक कंपनी है जिसके इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर या फिर बोलते शेयर होल्डर है, ये कौन होते, ये ओनर्स होते, ठीक है, ये मालिक होते। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो भी है, ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। ये ना, ये पैसा लगा के कंपनी में छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं कि तुम क्या, देखो वो डे टू डे बिजनेस में आ नहीं सकते, वो पूरा काम संभाल नहीं सकते कंपनी का, तो इस वजह से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उनको बोलते हैं कि तू क्या कर, इस कंपनी का पूरा ध्यान रख, पूरा उसको अच्छे से संभाल, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत कम लोग होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, इतने लोग होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये लोग है ना सिर्फ ऊपर बैठते हैं और स्ट्रैटेजिक, एकदम मोटे मोटे लेवल के डिसीजन लेते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, वो ऐसा चेन बनाते हैं, मतलब उसके अंदर वो बहुत सारे लोग आते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या आते हैं,
कुछ ऑफिसर्स आते हैं जैसे कि CEO, CFO, CTO, बहुत सारे लोग अलग अलग पर्पस के लिए वो ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, वो बंदे को अपॉइंट किया जाता है कि तू है ना ये चीज़ देख, तू ये चीज़ देख, तू ये चीज़ देख, तो अपना अपना काम उसको उसको दिया जाता है। या फिर कभी कभी डिपार्टमेंट वाइज होता है, तो डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट को उसको उसको काम दिया जाता है कि डे टू डे में वो चीज़ कर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो क्या है, मुकेश अंबानी या फिर उनके जो भी लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे TCWG। मतलब क्या, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नेंस में बैठे। एंड उनके अंडर क्या होते हैं, CEO होते हैं, CFO होते हैं। CEO क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CFO क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ना, वो एक बंदा देख रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक बंदा फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज कर रहा है। मतलब क्या, डे टू डे ऑपरेशन में जो आते हैं ना, वो मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह आ सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, किस किस छोटी छोटी, जितनी छोटी कंपनी रहेगी ना उसमें TCWG मैनेजमेंट एक ही रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाएंगे तो मैनेजमेंट एंड TCWG का गैप बढ़ता जाएगा। तो इतना समझो, ये चीज़ आती है। तो इनके साथ है ना, तुमको सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करने हैं। जो डिस्कस किए हैं ना उसको भी तुमने डॉक्यूमेंट करना है कि कौन से सिग्निफिकेंट मैटर तुमने मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ डिस्कस किए। फिर हाउ ऑडिटर एड्रेस्ड इनकन्सिस्टेंसीज, ऑडिटर ने इनकन्सिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया। फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी तुमने डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करना है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में मतलब वर्क डन बाय, मतलब ये जो काम है, एक काम किसने किया, प्लस किस डेट पे किया, रिव्यू किसने किया, प्लस रिव्यू किस डेट पे किया, ये चीज़ तुमने डालनी है। फिर डिपार्चर फ्रॉम ऐसे, अगर कुछ डिपार्चर हमने ऊपर देखा था ऐसे 200 में, कि अगर ऐसे में से कुछ डिपार्चर होता है, कुछ ऐसे को फॉलो नहीं किया है या फिर उसका रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है उसका रीज़न दे दो। एंड अल्टरनेट अगर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट करो। तो ये चीज़ें आनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट में। फिर आते हैं अदर मैटर। अदर मैटर कुछ तुमने ध्यान में रखने हैं, जैसे कि अगर एडिशनल प्रोसीजर या फिर नए कंक्लूजन में तुम आ रहे होते हैं, तुम अगर कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो या फिर न्यू कंक्लूजन में आ रहे होते हो, तो तुमने क्या डॉक्यूमेंट करना है। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आए, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस आए जहाँ पे तुमने क्या किया है, यहाँ पे न्यू प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया है, नए नतीजे पे पहुँचे हो। वो न्यू प्रोसीजर्स क्या है, नया एविडेंस कौन सा मिला, नए कंक्लूजन्स कौन से है, एंड उनका इफेक्ट क्या था। ये सारी चीज़ें तुमने क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। और व्हेन एंड बाय हुम चेंजेस वर मेड, एंड किसने चेंज, किसने किया, रिव्यू किसने किया। ये सारी चीज़ें किसने किया, कब किया, चेंज किसने किया, रिव्यू किसने किया, कब किया, ये सारी चीज़ें तुमने डॉक्यूमेंट करनी है। मतलब कौन कौन सा सिचुएशन आया था, क्या प्रोसीजर्स लगाए, क्या एविडेंस मिला, क्या कंक्लूजन आए, किसने किया, चेंज किसने किया, कब किया, रिव्यू किसने किया, कब किया, ये चीज़ें आ जाती है। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेंबली, मतलब ये जो 60 दिन में तुमको असेंबल करना है ना, ये 60 दिन में तुमको डॉक्यूमेंटेशन असेंबल करना है ना, अगर ये 60 दिन में तुम्हारा असेंबल हो जाता है, एक बार तुम्हारा असेंबली जो है कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद तुम चेंज नहीं कर सकते हो। नॉट डिलीट और डिस्कार्ड डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ रिटेंशन पीरियड, मतलब एक बार असेंबली किया ना, तो जब तक रिटेंशन नहीं, रिटेंशन कितना है, 7 साल तक है, तो 7 साल तक तुम उसको डिलीट नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो तुमको डॉक्यूमेंट संभल के रखने हैं। मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगर मॉडिफिकेशन होता है या फिर नए डॉक्यूमेंट आते हैं तो तुमने कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। अगर 60 दिन के बाद 7 साल तक अगर नए डॉक्यूमेंट आते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशन आता है ना, तो तुमने जो डॉक्यूमेंट चेंज किया है ना, वो चेंज किया है तो उसका स्पेसिफिक रीज़न होगा कि क्यों मॉडिफिकेशन किया है, और किसने किया है, कब किया है, किसने किया है और किसने रिव्यू किया है। ये सारी चीज़ें तुमने क्या करनी है, ये सारी चीज़ें तुमने डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम पूरा तीनों ऐसे एक 5-10 मिनट में डिस्कस करते हैं। ऐसे 200 बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारे, और ऐसे के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि जो तुम्हारा FSA एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, टू रिपोर्ट FS एंड कम्युनिकेट करना है एज अ रिक्वायर बाय ऐसे। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले
ऑडिटर ने कंप्लाई करना है इथिकल रिक्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ऑन रखना है, प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना है एंड साई को ऑब्टेन करना है। कंडक्ट करो ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे। ऑडिटर ने क्या करना है, कंप्लाई करना है सारे एसेस को, और जब तक कि ऐसे को कंप्लाई नहीं करते, कौन से सारे ऐसे को और 200 को, ऐसे 200 को, तब तक तुमने ऑडिट के रिपोर्ट में ये नहीं लिखना है कि तुमने ऐसे को कंप्लाई किया है। फिर कंप्लाई करो इच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे, हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करो अनलेस इच एंटायर ऐसे जो है ना वो रिलेवेंट नहीं है, या फिर वो रिक्वायरमेंट कंडीशन की वजह से है और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ये जो है ना इसे डिपार्चर कर सकते हो तुम, लेकिन एक्सेप्शनल केस में। और उसके बाद तुमने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे है ना एडिशनल, उसको तुमने क्या करना है, परफॉर्म करने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो ऐसे के एम को साबित करे। ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं होते हैं तो क्या करना है, इम्पैक्ट जाएगा तुम्हारे ओपिनियन के ऊपर, या फिर विड्रॉ करोगे तुम, अपना ओपिनियन चेंज करोगे, अपना ओपिनियन में तुम क्वालिफाई वगैरह कर दोगे, या फिर उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करोगे अगर तुम ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हो। और जो भी करोगे डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। फिर हमने देखा था इनहरेंट लिमिटेशंस कुछ होते हैं, एफएस के कुछ होते हैं, मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड करने के लिए कुछ स्कीम ऑर्गेनाइज किया है, या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, तुम ऑडिट कर रहे हो। फिर टाइम तुम्हारे पास कम है तो तुमको बेनिफिट कॉस्ट देखना पड़ता है, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें। जैसे 200 में तुमने देखा था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्री में तुमने देखा था प्री कंडीशंस कुछ होते हैं ऑडिट के लिए, जिसमें पहला आता है कि डिटरमाइन करो एफआरएफ अप्लाई जो किया है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एक्सेप्टेबल है क्या। एक्सेप्टेबल है कैसे समझेगा तुमको, नेचर ऑफ एंटिटी देखो, पर्पस ऑफ एफएस देखो, नेचर ऑफ एफएस देखो, एंड फिर लॉज एंड रेगुलेशंस देखो। इससे तुमको समझेगा कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद तुम क्या करो, मैनेजमेंट से एग्री करके ले लो। क्या एग्री करना है तुमको, एग्री करना है वो मैनेजमेंट एग्री करता है एंड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता है क्या, 3 चीज़ें। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, एफएस को प्रिपेयर करने में एंड प्रेजेंट करने में किसके हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से। और दूसरी इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की। और एक इन्फॉर्मेशन है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ऑल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिट के लिए जितनी रिक्वायर है वो सारी इन्फॉर्मेशन। अगर ऑडिटर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मांगता है तो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। तो ये क्या है, प्री कंडीशन है। क्या है सबसे पहला, एफआरएफ के हिसाब, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या, फिर मैनेजमेंट ने एग्री करना है क्या कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफएस को एफआरएफ के हिसाब से बनाओ। दूसरी चीज़ इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी उसकी है। ऑडिटर को क्या देना है, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस देना है। अगर एफआरएफ में अनएक्सेप्टेबल है या कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहले एक्सेप्ट मत करो, लेकिन करना पड़ रहा है तो क्वालिफाई करो। और जब लीगल की बात आती है तो EOM पैरा में मेंशन करो, और ऐसा ट्रू एंड फेयर वाले वर्ड्स मेंशन मत करो। अगर ऑडिट रिपोर्ट जो तुम दे रहे हो ना, अगर वो तुम्हारे ऐसे के हिसाब से नहीं है, जो लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, ऐसे के हिसाब से नहीं है, तो एक्सेप्ट मत करो। अगर एक्सेप्ट करते हो ना तो तुम उसमें मेंशन करो कि ये ऑडिट ऐसे के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा मेंशन मत करो कि ये ऑडिट ऐसे के हिसाब से हुआ है। फिर आता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जिसमें क्या आता है तुम्हारा कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर क्या है तुम्हारे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप तुमने बताना है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, ऑडिटर का, मैनेजमेंट का। ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ऑडिट रिपोर्ट देना है जिसमें तुम्हारा फॉर्म, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट तुम बताओगे। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा तुम्हारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। फिर अदर पॉइंट आते हैं जो ऊपर, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो, लिमिटेशन है एक्सेप्ट मत करो, चेंजेस है तो जस्टिफिकेशन देखो, जस्टिफिकेशन नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो। रिकरिंग ऑडिट है मतलब हर साल आ रहा है तो चेंज कब करना है तुमको, टर्म्स में चेंज कब करना है। अगर तुमको लगता है कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो चेंज करो। स्पेशल टर्म्स में चेंज करना है, पैसे का बात चेंज हो रहा था तो वहाँ पे चेंज करो। एफआरएफ चेंज हो रहा है, एएस से इंडियस हो रहा है, ओनरशिप, सीनियर मैनेजमेंट, लीगल एंड बिजनेस में चेंज हो रहा है तो चेंज करो। फिर हमने देखा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तुमने जो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किए ना उसको डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए है उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो जिस नतीजे पे तुम पहुँचे हो उसको तुमने डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट तो तुमने पूरे ऑडिट के टाइम पे करना है, लेकिन असेंबल करना है, इकट्ठा करके रखना है कब, ऑडिट के बाद 60 दिन के अंदर तुमने उसको असेंबल करके रखना है। एंड उसको रिटेन करना है 7 सालों तक, 7 साल तक उसको रिटेन करना है। क्या क्या होना चाहिए, ऐसा बाहर का बंदा जिसको ऑडिट के बारे में पता है लेकिन तुम्हारे ऑडिट के बारे में नहीं पता है, उसको समझना चाहिए क्या, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कितना लगा है तुमको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में,
रिजल्ट क्या आया, तुम्हारे नतीजे क्या आए, एविडेंस कितना ऑब्टेन किया, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े मैटर क्या थे, उसके ऊपर कंक्लूजन क्या आया था, एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट क्या तुमने लगाए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करोगे, मैनेजमेंट एंड TCWG को सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट करोगे। ऑडिटर ने इनकन्सिस्टेंसी को कैसे एड्रेस किया है उसको डॉक्यूमेंट करोगे। नेचर टाइमिंग एक्सटेंड में किसने काम किया है, किस डेट का काम किया है, किस डेट पे किया है, रिव्यू किसने किया है, किस डेट पे किया है। फिर अगर ऐसे डिपर्चर होता है तो रीज़न एंड अल्टरनेट प्रोसीजर्स। फिर अदर मैटर कुछ आते हैं जैसे कि एडिशनल प्रोसीजर्स या नया कंक्लूजन आता है तो सर्कमस्टेंसेस कौन से आए जिसकी वजह से चेंज हुआ है, नए प्रोसीजर, नया एविडेंस, नया नतीजा, नए कंक्लूजन, उसके इफेक्ट किसने किया है, चेंज किसने किया है, कब किया है, रिव्यू किसने किया है, कब किया है। फिर एक बार असेंबली हो जाता है तो चेंज मत करो, डिलीट मत करो, डिस्कार्ड मत करो। लेकिन अगर तुमको मॉडिफिकेशन करना है तो उसका स्पेसिफिक रीज़न को डॉक्यूमेंट करो, और चेंज किसने किया है, कब किया है, रिव्यू किसने किया है, कब किया है, उसको भी तुम डॉक्यूमेंट करो। ठीक है, ये है तुम्हारा ऐसे 200, 210 एंड 230, ये हम सबने ये सब हमने ख़त्म किया है। आई होप कि आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग आया रहेगा। वैसे तो इसका कुछ वेटेज है नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, और ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, इसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस बनता है, और इस वजह से हमने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है। ठीक है,